और एक चीज़ जो हमें इसके बारे में याद रखनी है वो क्या है कि ये ओरली इफेक्टिव नहीं होती है। मीन्स इसका इंजेक्शन आता है कुछ ऐसा, ये आप देख सकते हैं आई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, ऐसी इसकी कुछ बॉटल है। अच्छा, ये चीज़ मैं जब देख रहा था तो मुझे एक्चुअली ऐसी भी कुछ फ़ोटो मिली थी इसकी, एंड मेरी नज़र पड़ी इस चीज़ पे। क्या इसका एक इंजेक्शन 18,000 रुपीज़ का आता है, 18,000 का। इसमें लिखा भी हुआ है सिंगल डोज वायरल। कमाल की चीज़ है। इसके बाद आती है हमारी दूसरी क्लास ऑफ ड्रग, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये किस तरीके से अलग है? एक्चुअली ये ना तो डाउन रेगुलेटर होती है और ना ही अप रेगुलेटर होती है। मीन्स तो ये एक्चुअली कुछ जगह पे, कुछ टिश्यूज़ में तो एगोनिस्ट की तरह एक्ट करती हैं, एस्ट्रोजन वाली मैकेनिज्म शो करेंगी, एंड कुछ टिश्यूज़ में ये एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करती हैं। मीन्स एस्ट्रोजन के ऑपोजिट इफेक्ट लाएंगी। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कुछ इफेक्ट्स हम चाहते हैं एस्ट्रोजन के जो परसिस्ट करें इवन मेनोपॉज के बाद में, बट कुछ इफेक्ट इसके खतरनाक है। जैसे जैसे हम समझ लेते हैं, एस्ट्रोजन बोन फॉर्मेशन बढ़ाता है, मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क को कम करता है, तो हम चाहेंगे कि ये एक्शन आए। HDL LDL रेशियो को ये बढ़ाता है, HDL बढ़ाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क कम करता है, लिपिड प्रोफाइल बढ़िया करता है, तो हम चाहेंगे कि ये इफेक्ट तो भैया हमारे आए। लेकिन इसी के साथ साथ एस्ट्रोजन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करता है, एंड यदि सेल हमारा पागल हो चुका है, हमने अभी देखा था, तो ER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की ये रिस्क को बढ़ाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंडोमेट्रियल कैंसर की भी ये रिस्क को बढ़ा देता है। ये इफेक्ट हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये आए, लेकिन सिर्फ हमारे चाहने से क्या होता है? अब चाहने को तो मैं एमा वाटसन चाहता हूँ। अबे साले, जब मेरा मतलब एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता नहीं है। ये आप अभी इस ड्रग को देख के समझ जाएंगे, जो है टेमोक्सिफेन साइट्रेट। ये क्या है? ये एक सर्म है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर कैसे है? ब्रेस्ट सेल्स में, या फिर मोर क्लियरली मुझे कहना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में एंटागोनिस्टिक होती है। मींस ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को ही डेवलप करेगी। ER पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका रेस्पॉन्स आता है, लेकिन नेगेटिव ER नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स में इसको नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता। फिर से ये क्या है? एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। इसी के साथ साथ बोन पे इसका एगोनिस्टिक एक्शन होता है। इसका मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क को ये कम करेगी, ये हम चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। लेकिन जैसा हमने देखा था कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, तो एंडोमेट्रियल सेल्स में भी ये एगोनिस्टिक एक्शन कर देता है। हम चाहते थे कि एंटागोनिस्टिक एक्शन हो, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। यही नहीं, इवन ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की रिस्क भी बढ़ा देता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की रिस्क इन पेशेंट्स में जो ले रहे हैं टेमोक्सिफेन साइट्रेट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ऑब्वियसली इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा। यूज़ हमने इसका देख लिया है। ब्रेस्ट कैंसर में हम इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर में तो हम फल्वेस्ट्रेंट का भी यूज़ कर रहे थे। वो क्या थी? वो सर्दी थी, वो डाउन रेगुलेटर भी थी। तो इन दोनों में अंतर क्या है? एक्चुअली फल्वेस्ट्रेंट मोर इफेक्टिव होती है टेमोक्सिफेन साइट्रेट के कंपेयर में। मीन्स टेमोक्सिफेन यदि रेजिस्टेंट केस हो तो उस केस में हम फल्वेस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे। और सर में जैसे टोरेमीफेन हो, डोलॉक्सीफेन हो, तो ये भी टेमोक्सिफेन की तरह होती हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की ये रिस्क को बढ़ा देती हैं। इन्हीं में सर्म में ही रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में ही हमारे पास एक ड्रग आती है जिसको जो होती है रिलॉक्सीफेन। रिलॉक्सीफेन के बारे में अच्छी बात क्या है कि ये एंडोमेट्रियम पे एगोनिस्ट नहीं होती है। मींस एंडोमेट्रियल कैंसर की रिस्क इसमें नहीं होगी। एंड बोन्स के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्यों? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्यों नहीं? क्योंकि एक साइड इफेक्ट इसका अभी भी है, जो हमने टेमोक्सिफेन में भी देखा था। क्या? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा? नहीं, वो तो अभी हमने देख लिया है, वो नहीं है। एक जो मेजर साइड इफेक्ट था उसका थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मींस डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो या फिर पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस हो, इन चीज़ों की रिस्क इसमें ज़्यादा होती है। हमें क्या याद रखना है? रेलॉक्सीफेन बोन्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए।
इसके बाद थर्ड क्लास ऑफ ड्रग हमारी आती है एरोमेटेज इनहिबिटर। हमने देखा था एरोमेटेज एंजाइम क्या कर रहा था, चाहे हो वो एंड्रोस्टेनिडायोन या फिर हो वो हमारा टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोस्टेनिडायोन से हमने देखा था एरोमेटाइजेशन होके क्या बन रहा था, एस्ट्रॉन बन रहा था। एंड टेस्टोस्टेरोन से क्या बन रहा था, एस्ट्राडायोल बन रहा था। ये दोनों ही रिएक्शंस एरोमेटेज एंजाइम कैरी कर रहा था। इसे ही हम क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल एस्ट्रोजन्स की सिंथेसिस कम हो जाएगी। इसका मेन यूज़ होता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर में। एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि मेनोपॉज से पहले हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। इसमें जो ड्रग्स होती हैं लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल एंड एक्सनिस्टिन। इसके बाद एक और लास्ट क्लास ऑफ ड्रग्स आती है हमारे पास एंटी एस्ट्रोजन। ये ड्रग टोटली एंटागोनिस्ट होती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के लिए। इसकी इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं इनफर्टिलिटी में, खासकर इनफर्टिलिटी जो ओव्यूलेशन के ना होने की वजह से हो रही हो। मतलब ये कि हमें पता है कि हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है हमारा GnRH हार्मोन, जो पिट्यूटरी पे से जाके LH एंड FSH रिलीज़ करवाता है। ये दोनों ओवेरी से जाके प्रोजेस्टेरॉन्स और एस्ट्रोजन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ करवाते हैं। ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है। एंड एस्ट्रोजन्स क्या करते हैं, वो जाके हाइपोथैलेमस को इवन पिट्यूटरी को जाके इनहिबिट करते हैं, या फिर मोर क्लियरली कहना चाहिए फीडबैक इनहिबिशन दे। एंटी एस्ट्रोजन जैसा कि हमने देखा हमारी ड्रग थी क्लोमीफेन साइट्रेट। ये क्या करेगी, ये हाइपोथैलेमस में जाके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे जाके बैठ जाएगी, उनकी एंटागोनिस्ट होगी। इसका मतलब अब वो एस्ट्रोजन को रेस्पॉन्स नहीं करेंगे मतलब एस्ट्रोजन का फीडबैक इनहिबिशन ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से GnRH का लेवल्स बढ़ जाएंगे। एंड यस, पिट्यूटरी से LH एंड FSH के सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएंगी। यही चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि LH और FSH के सीक्रेशन के लेवल्स जब बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है, और यही हम चाहते थे कि ओव्यूलेशन हो जाए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से हम इसे देना शुरू करते हैं 5 डेज तक के लिए, मीन्स 10th डे तक इनफर्टिलिटी के लिए। यदि एक साइकिल में ना हो तो अगली साइकिल में फिर से हम इसे 5th डे से लेके 10th डे तक देंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है कि 6 साइकिल से ज़्यादा हमें ये नहीं देनी है। सो गाइस, दैट्स वाज ऑल अबाउट एस्ट्रोजन्स। इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन्स। इफ़ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टाटा।